हाँ भाई, तो हमने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात कर ली थी। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस आपने लिखे हैं अभी। यूजेस के पॉइंट ज़रा मुझे कोई बता दे ब्लीचिंग पाउडर के, अगर काइंडली, तो बड़ा अच्छा रहेगा। Bleaching powder is used for bleaching cotton, wood pulp, etc. ब्लीचिंग पाउडर यूज फॉर ब्लीचिंग। देखो ब्लीचिंग पाउडर है, लाजमी बात है, तो किस पर्पज में यूज किया जाएगा? ब्लीचिंग के पर्पज में यूज किया जाएगा ना। सफाई करने वाली एक चीज है, वो लाजमी बात है सफाई के पर्पज में ही यूज की जाती है। तो ब्लीचिंग पाउडर है, इसे ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कहा जा रहा है वुड पल्प, तो वुड पल्प क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? वुड पल्प किसे कहते हैं? पेपर बनता है। पेपर बनता है वो एक दीगर बात है, वुड पल्प कहते हैं लकड़ी का गूदा, लकड़ी उसे का। कहा जाता है वुड पल्प। सही है। चलो अनस, नेक्स्ट पॉइंट बताओ जरा। अनस बता दो या कोई और बता दो भाई, कोई भी बता दो। सर किसका नेक्स्ट पॉइंट? अच्छा तुम तो अभी आए हो, अभी आए हो, आगे बता दो भाई, नेक्स्ट पॉइंट बताओ जरा। वुड पल्प की ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नेक्स्ट पॉइंट। Used in making unshrinkable wool. इट इज यूज इन मेकिंग अनश्रिंकेबल वूल। अनश्रिंकेबल वूल से मुराद क्या है? जो नॉर्मल वूल होती है, यानी कि जो ऊन होती है, वो क्या हो जाती है? श्रिंक। नॉर्मली जैसे आप लोग कपड़े पहनते हैं ना, कपड़े भी क्या हो जाते हैं? श्रिंक हो जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, कपड़े भी श्रिंक होने लगते हैं, यानी कि कपड़े सुकड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी मदद से आप ऐसी वूल बना लेते हैं जो कि अनश्रिंकेबल होती है, जो कि नॉर्मली श्रिंक नहीं हो पाती। बात समझ रहे हैं आप मेरी? हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया? डिसइंफेक्टेंट का जिक्र होगा, लाजमी बात है। Yes, it disinfectant Yes, sir. of drinking water. दैट्स गुड, डिसइंफेक्टेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर। देखो हमारे पास जो नॉर्मली पानी होता है, उस पानी के अंदर बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं। नॉर्मली जो हम सुनते हैं ना कि यार हमारा पानी वाटर बोर्ड से आ रहा है, और वाटर बोर्ड वाले जो है वो इसके ऊपर, इसमें क्या कर रहे हैं वाटर बोर्ड वाले? क्लोरीन मिला रहे हैं। तो सिर्फ क्लोरीन का प्रोसेस नहीं होता पीने के पानी को साफ करने का, उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर भी होता है। अब ये नहीं है कि सर इससे तो सर कपड़े धुलते हैं, तो सर इसको पानी में भी डाल देते हैं। नहीं बेटा, हर चीज़ की एक क्वांटिटी होती है जो इंसान इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ में हर चीज़ इस्तेमाल कर दी जाती है और हर तादाद में इस्तेमाल कर दी जाती है, ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो इसको पानी की जो इन्फेक्शंस वगैरह, यानी कि इंसेक्ट्स वगैरह और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सफाई के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है इससे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? Used as an oxidizing agent in many chemical industries. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इसे इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप इसका अगर केमिकल फॉर्मूला देखें तो कैल्शियम क्लोराइड एंड ऑक्सी क्लोराइड है। इन दोनों में से जैसी रिएक्शन में हम इसको किसी के साथ भी रिएक्ट करते हैं, क्लोरीन फौरन निकल जाता है। वाटर के साथ रिएक्शन में फौरन क्लोरीन निकल जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जो पूरा रिएक्शन था ना, वो पूरा रिएक्शन आप लोग देखो जरा, जो कल मैंने लिखवाया था, वो रिवर्स हो जाएगा। सही है भाई, क्योंकि जैसे ही ये वाटर के साथ मिलेगा तो ये एच और ओ एच अपना वापस जोड़ लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सही है। और फिर इसके अंदर से आपके पास क्लोरीन गैस निकल जाएगी, और क्लोरीन जो है वो बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लोरीन क्या होता है? एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। रिएक्शन लिखने की जरूरत है मुझे, या सही है मामला, या लिख दूं? लिख दे सर। चलो लिख देते हैं। देखो कल जो हमने इसकी प्रिपरेशन पढ़ी थी, एग्जैक्टली वही इक्वेशन है, बट इन अ रिवर्सल फॉर्म। एक रिवर्सल फॉर्म में है ये इक्वेशन। इक्वेशन तो सेम है, बट थोड़ी सी रिवर्स हो गई है। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और क्लोराइड था, रिएक्ट कराया वाटर के साथ, रिएक्शन की सूरत में बन गया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ साथ निकल गई क्लोरीन गैस। यही रिएक्शन है। यही रिएक्शन उल्टा कर दूंगा तो मेरे पास प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर है ये। ऐसी है या गलत कह रहा हूं? प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर की इक्वेशन भी यही है हमारे पास। बात यहां तक सबको क्लियर होती है? अच्छा देखो, अब ब्लीचिंग पाउडर के बाद
हमारे पास क्योंकि सोडियम खत्म हुआ तो कैल्शियम पे बात आई थी। अब जब कैल्शियम का एक ही कंपाउंड है जो खासा अहमियत का हामिल है, जब ये खत्म हो रहा है तो हमारे पास एक कंपाउंड की बात आती है जो है मैग्नीशियम का। किसका कंपाउंड है भाई? मैग्नीशियम का कंपाउंड है। आइए देख लेते हैं मैग्नीशियम के कंपाउंड को भी। एक आपने सॉल्ट्स पढ़े थे कुछ, आपने अपने 9th में चैप्टर नंबर 9 में कुछ सॉल्ट्स पढ़े होंगे, याद है नहीं याद? जब सोडियम कार्बोनेट खत्म हो रहा था, फिर उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट आया, और फिर उसके बाद कुछ सॉल्ट्स आए थे जिनमें कॉपर सल्फेट आया था सबसे पहले, फिर उसके बाद आपके पास यही यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट आया था, MgSO4.7H2O। कोई मुझे बताएगा ये 7H2O क्या होता है? जैसे हम Sir, water of crystallization. That's the word which I need. Water of crystallization कहते हैं इसे। क्रिस्टल बनने के लिए इसके एक मॉलिक्यूल के साथ जो कुछ सेलेक्टेड अमाउंट ऑफ वाटर मिला हुआ होता है, इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये लगाया जाता है जैसे कि फिटकरी के अंदर 24H2O लगे होते हैं, कॉपर सल्फेट में 5H2O लगे होते हैं। तो ये वो वाली कहानी है। बात यहाँ तक आप मेरी समझ रहे हैं? जी सर। मैग्नीशियम सल्फेट का दूसरा नाम क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट का दूसरा नाम क्या है? इप्सम सॉल्ट। मैग्नीशियम सल्फेट का दूसरा नाम क्या है मेरे बच्चों? इप्सम सॉल्ट। अच्छा देखो मैं बताऊं आपको, इप्सम सॉल्ट ना 3 अलग अलग तरीकों से बनाया जाता था। पहले 2 अलग तरीकों से बनाया जाता था, अब एक ही तरीका हमारे पास है। पहले कैसे बनता था? पहले बनाया जाता था आपके पास मैग्नीसाइट और डोलोमाइट से। ये 2 अलग अलग कंपाउंड से मैग्नीशियम के, इनसे बनता था। लेकिन पता चला कि ये नेचुरली पाया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो नेचुरली पाया जाता है, प्री मैग्नीशियम सल्फेट इसे हम कहेंगे। ये पाया जाता है इन अ फॉर्म ऑफ किसेराइट, इन अ फॉर्म ऑफ किसेराइट। इस फॉर्म में पाया जाता है। किसेराइट क्या होता है? MgSO4.H2O। बताओ सेम है या नहीं है? हमें क्या बनाना है? यस सर, तकरीबन सेम मैग्नीशियम है। सल्फेट जो कि 7H2O वाला है। यहाँ क्या है? MgSO4.H2O, यानी कि हमें सिर्फ किसेराइट को वाटर के साथ रिएक्शन कराना है और हमें मिल जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। बात समझ में आती है भाई यहाँ तक? अलग अलग प्रिपरेशंस हैं, प्रिपरेशंस देख रहे हैं जरा। सर आपका माइक म्यूट है। हाँ भाई, अब आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है। कितनी देर से म्यूट था माइक? सर ये आपने प्रिपरेशन लिखी है ना, तो ये क्वेश्चन लिखने से पहले तक सही थी आवाज, ये क्वेश्चन लिखते वक्त म्यूट हुआ है। चलो वो डस्टर रखा हुआ था ना, उसकी वजह से। हमने क्या किया भाई, मैं आपसे कोई भी जिंदगी में कभी पूछे कि मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, आप बताएंगे सिंपली MgSO4। क्या बताएंगे? MgSO4। लेकिन जैसे ही किसी ने पूछ लिया कि यार इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, तो आप बताएंगे MgSO4.7H2O। MgSO4.7H2O। हम मैग्नीशियम सल्फेट की अगर बात करते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट बन गया यहाँ से या नहीं बना? बता दो। बन गया मैग्नीशियम सर। को
सर बन गया। मैग्नीशियम को आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो मैग्नीशियम सल्फेट बन गया। आओ दूसरी प्रिपरेशन की जानिब चलते हैं। दूसरी प्रिपरेशन में आपके पास था मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपने इसे रिएक्ट कराया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, रिएक्शन की सूरत में आपके पास बन गया मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O। बात समझ रहे हैं आप मेरी? आओ देखते हैं डोलोमाइट की इक्वेशन को भी देख लेते हैं जरा, जो पुराने दौर में हम जिनसे प्रिपेयर करते थे। मैग्नीशियम कार्बोनेट था MgCO3, इसे रिएक्ट कराते हैं, इसे हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और हमें फिर इन दी एंड मिलता है मैग्नीशियम सल्फेट 2 सल्फ्यूरिक एसिड होंगे, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और साथ साथ वाटर, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड। सर समझ? हाँ बेटा। सर ये MgCO3 और CaCO3 के एक ही कंपाउंड है? ये एक ही कंपाउंड है, डोलोमाइट। डोलोमाइट एक हमारे पास जो है वो वाइट सॉलिड क्रिस्टलाइन वाइट फॉर्म पाई जाती थी पुराने दौर में, अभी भी है। इस कंपाउंड से हम निकालते थे पहले ना। देखो जब इंसानों को किसी चीज़ का नहीं पता होता तो वो जो चीज़ें उनके पास वसाइल होते हैं वो उसी के हिसाब से काम करते हैं। तो पुराने दौर में नहीं पता था कि यार किसेराइट पाया जाता है। किसेराइट में जब आप वाटर को ऐड कराएंगे तो वो डायरेक्ट इप्सम सॉल्ट बन जाएगा। किसेराइट पाया जाता है, नेचुरली चीज़ है। लेकिन उससे पहले हम ये डोलोमाइट से निकाल रहे होते थे, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम रिएक्ट कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो एक पूरी चीज़ बनती थी, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से रिलीज हो जाती थी। बात समझ रहे हैं आप मेरी? और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके पास होगी 2। बात समझ गए भाई? सर 1H2CO4 नहीं होगा? क्या चीज? 1H2CO4। ये जी सर। ये 2 ही होंगे बाबू, ये 2 ही होंगे। सही है सर। इक्वेशन कॉपी कर लो, इसको लिख लो। ये क्या है? ये है डोलोमाइट। अगर किसेराइट की इक्वेशन की बात करते हैं तो किसेराइट की इक्वेशन में आप MgSO4.H2O को आप 6H2O के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं, फिल्टरेशन करते हैं, आपके पास मिल जाएगा प्रोसेस में मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O वाला। सही है। ये किसेराइट से प्रिपरेशन हमने देख ली, फिल्ट्रेशन और एवापोरेशन दोनों चीजें की हैं। सही है भाई? और कोई मसाइल की बात? ये जो आखिर में हमारे पास MgSO4.7H2O बन रहा है, इसका नाम क्या होता है भाई? Epsom salt. Epsom salt. Epsom salt. That's good, that's good. Epsom salt इसका नाम होता है। आओ कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं इसके। अहम यूजेस में से 2 ही हैं इसके पास हमारे। इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट की प्रिपरेशन में भी इप्सम सॉल्ट को इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट की प्रिपरेशन में भी इप्सम सॉल्ट को इस्तेमाल किया जाता है। और कह रहे हैं इट्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड केरामिक्स एक्सेट्रा। साबुन और केरामिक्स, यानी कि केरामिक्स की चीजें क्या होती हैं भाई? और सैनिटरी वाली सैनिटरी वो टाइल्स आइटम, वगैरह जो होती हैं, टाइल्स, वॉश बेसिन वगैरह, ये बने होते हैं। इन चीज़ों को प्रिपेयर करने में भी
आपको मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। बात यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है, इसी तरह एक और सल्फेट है हमारे पास कैल्शियम का। ये कौन सा सॉल्ट था? इप्सम। अब बात करेंगे हम जिप्सम सॉल्ट की। किसकी बात करेंगे? जिप्सम। तो बात स्टार्ट करें। ठीक सर। जी सर। अच्छा, चलो बोर्ड रब कर लूं मैं जरा पहले। दोनों सॉल्ट्स में से कोई सा भी एक सॉल्ट आ जाता है पूछने के लिए आपसे पेपर में ना, या तो एप्सम सॉल्ट के बारे में बता दीजिए, उसके यूजेस वगैरह और उसके कुछ केमिकल रिएक्शंस, या फिर जिप्सम सॉल्ट के बता दीजिए। तो ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपसे पूछी जा सकती। अभी हम पढ़ रहे थे मैग्नीशियम, अब हम पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट। अभी फॉर्मूला था MgSO4, अब फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4। अभी नाम था इप्सम सॉल्ट, अब नाम हो जाएगा जिप्सम सॉल्ट। बात समझ रहे हैं भाई? सर इसमें वाटर के मॉलिक्यूल नहीं आएंगे? नहीं, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है हमारे पास, ये एक एनहाइड्राइड फॉर्म है। कह रहे हैं कैल्शियम सल्फेट ऑकर्स नेचुरली एज एनहाइड्राइड। डाइहाइड्राइड स्टेट होती है, लेकिन हम कॉमनली जो हमारे पास दुनिया में पाया जाता है जिप्सम सॉल्ट, वो एनहाइड्राइड फॉर्म होती है, यानी कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड नहीं होते। हमारे पास एक हाइड्राइड फॉर्म होती है, लेकिन वो डाइहाइड्राइड होती है, यानी कि CaSO4 के आगे डॉट लगा के 2H2O लिख देते हैं हम। सिंपली ये फॉर्म होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, अदरवाइज की कोई वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ फॉर्म नहीं होती है। बात यहाँ तक सबको क्लियर है? जी सर। चलो आगे बात करते हैं, इसकी जरा प्रिपरेशन को देख लेते हैं। जो हमने इप्सम सॉल्ट पढ़ा था ना, वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर था। जिप्सम जो होगा वो आपके पास स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा, यानी कि बहुत हाईली सॉल्युबल नहीं होता, स्पेरिंगली सॉल्युबल है। अब लाजमी सी बात है, ये सल्फेट है और वो भी कैल्शियम का सल्फेट है। अगर ये पानी में ऐड कराएंगे तो इससे एक हार्डनेस जनरेट होती है। कौन सी वाली हार्डनेस होती है, कोई बताएगा मुझे? परमानेंट हार्डनेस इससे जनरेट होती है, क्योंकि बाइकार्बोनेट्स की जो हार्डनेस होती है, बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स वाली जो हार्डनेस होती है, वो होती है आपकी टेम्परेरी। क्लोराइड्स और सल्फेट्स वाली हार्डनेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कौन सी होती है? परमानेंट। तो अगर आपने जिप्सम सॉल्ट को पानी में मिला दिया तो इसका मतलब आपके पानी में परमानेंट हार्डनेस स्टार्ट हो जाएगी। आओ इसकी जरा प्रिपरेशंस के बारे में लिख लेते हैं कुछ। लिखते हैं भाई। CaCO3 को रिएक्ट कराएंगे आप H2SO4 के साथ, रिएक्शन की सूरत में CaSO4 निकलेगा और साथ साथ CO2 और वाटर भी रिलीज हो जाएगा। एक और प्रिपरेशन लिख लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड को हमने रिएक्ट कराया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, रिएक्शन की सूरत में कैल्शियम सल्फेट बना, साथ साथ HCl बन गया। सही है भाई? These are the two preparations of calcium sulfate, which is commonly known as the gypsum salt.
यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? सर जी बेटा। सर हम जिप्सम सॉल्ट को बनाने के लिए हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों यूज करते हैं? सल्फेट है ना उसमें, मसाइल ये हैं। हमें चाहिए सल्फेट। हमें क्या चाहिए? सल्फेट। तो सर हम सल्फ इसके मतलब हाइड्रोजन सल्फेट के अलावा हम मैग्नीशियम सल्फेट भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा चलो, ये तुम्हारा एक सवाल है प्यारा सा, तो मैं तुम्हें इसका जवाब दूँ। मिसाल के तौर पर ध्यान में नहीं आ रही यार कोई मिसाल मेरे, बड़ी अच्छी सी खाने की, और मैं खाने की मिसाल दे देता। चलो मैं तुम्हें केमिकली अंदाज में समझा दूं। भाई देखो, होता ये है कि हर चीज़ की कुछ रिएक्टिविटी का मामला होता है। मतलब मिसाल के तौर पर हम अक्सर तुम लोग इनऑर्गेनिक में कहाँ तक पहुँचा दिए सर जुल्फ़िकार ने? कहाँ पहुँच गए हो? चैप्टर मुझे बताओ जरा, एक मिनट तो मेरे चैप्टर जहन। 7 पढ़ना है। चैप्टर 7 पढ़ो। मतलब तुम लोग हाइड्रोकार्बन्स में अच्छा खासा आगे बढ़ चुके हो, थोड़ा बहुत कहानियाँ समझ चुके हो। देखो हाइड्रोकार्बन्स में, और चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ के आए हैं, तो चैप्टर नंबर 2 का भी हवाला उसमें मिलता है। हम कुछ केमिकल रिएक्शंस में ना हाइड्रोजन को, H2 को इस्तेमाल नहीं करते, हम 2H को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दो हाइड्रोजन के एटम्स, यानी कि एटॉमिक हाइड्रोजन को। ऐसा क्यों होता है कसमा? कोई रीजन समझ में आया कभी तुम्हारे? सर कि वही जहाँ रिएक्टिविटी वाला कि जो एटॉमिक हाइड्रोजन होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। द थिंग इज दैट कि एटॉमिक हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इसी तरह से ना सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत खतरनाक एसिड है। ये रिएक्शन करेगा तो फौरन जो है वो अपने पास क्या बना लेगा रिएक्शन की सूरत में, फौरन से अपने पास जनरेट कर लेगा ये प्रोडक्ट को। लेकिन अगर मैग्नीशियम सल्फेट की बात करूँ, ना ही वो एसिड है ना उसका नेचर एसिडिक है बहुत ज़्यादा, तो वो फौरन रिएक्शन करके प्रोडक्ट को प्रोसीड नहीं कर पाएगा। वो अपने इसी रिएक्शन को आगे परस्यू नहीं कर पाएगा, वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। बात समझ है? और चीज़ों से चीज़ें बनती भी नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहूँ कि हलवा पूरी खाई है कसमा कभी? हलवा पूरी खाती हो? सर बहुत बार खाई है। बहुत। हलवा पूरी आटे से बनती है ना मेरे ख्याल में? जी सर पूरियाँ बनती हैं मैदे से बनती मैदे है से। बेटे, आटे से नहीं बनती। किससे बनती है? मैदे से बनती है। लेकिन वो है तो रोटी की तरह, तो उसको भी आटे से बना लो। नहीं बन सकती ना, कचौरियाँ भी नहीं बन सकती आपकी इस तरीके से। मसला यही है कि हर चीज़ के लिए हर चीज़ इस्तेमाल नहीं की जा सकती। रोटी जो होती है उसके लिए तो रोटी चाहिए। आप तंदूर की रोटी खाते हैं, वो तंदूर की रोटी और घर की रोटी एक जैसी होती है क्या? कभी बता दो। नहीं होती सर। क्योंकि दोनों के अंदर इस्तेमाल किए गए जो कंपोनेंट्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं। उसमें खमीर आटा इस्तेमाल करते हैं। घर की रोटी में आप ज़रा खमीर आटा चखिए, आप मुंह से निवाला बाहर निकाल देंगे, इतना ख़राब होने लगता है। वो लोग इस्तेमाल करते हैं खमीर आटे को। बात समझ रहे हैं आप मेरी? सफ़ेद आटा लेकर उसमें खमीर मिलाया जाता है, फिर उसे इस्तेमाल करते हैं। उसमें सोडा भी डलता है। आपके घर की रोटी में तो सोडा डलता ही नहीं है। तो हर चीज़ मेरे बेटे, हर चीज़ हर तरीक़े से नहीं बन सकती, मसाइल हैं उसके अंदर। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी सर समझ आ गया। चलो सही। आओ अब हम एक चीज़ को पढ़ लेते हैं। एक बड़ी अहम बात मेरे जहन में आ रही है इस वक्त। हम एक रिएक्शन को पढ़ लेते हैं। रिएक्शन क्या है? अक्सर आपने अपनी टेनियर में देखा होगा, एक सवाल आया हुआ होता है, कुछ चीज़ों के नाम और उनके केमिकल रिएक्शंस के बारे में पूछा होता है। उसमें एक चीज़ होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा है तुम लोगों ने? अक्सर चीज़ों पे लगाया जाता है। जी सर। Practical. हाँ, तो लगाया भी था प्रैक्टिकल में। देखो किसे सही बताया उन्होंने बिल्कुल मुझे। होता क्या है कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी इसी से बनाते हैं, जिसकी डाईहाइड्रेटेड फॉर्म होती है ना, उसी से आप इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी प्रिपेयर करते हैं। आप इसको हीट करने लगते हैं। ऑलमोस्ट नॉर्मली हम कहते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ले जाते हैं, अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन मैं आपको लिखवाऊंगा अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ये कहानी अमल में आती है, क्योंकि इसको भी ब्रेक डाउन करना आसान नहीं होता। अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम पहुंचते हैं तो हमारे पास एक चीज़ बनती है CaSO4.12H2O, और साथ साथ आपके पास बनता है 3/2H2O। ये जो फॉर्मूला है, ये है मेरे बेटे प्लास्टर ऑफ पेरिस।
हम जब छोटे थे हम समझते थे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब ये है कि ये वो वाला प्लास्टर होगा जो पेरिस से आया है, ऐसी है। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है इसी जिप्सम सॉल्ट से। किससे बनता है? इसी जिप्सम सॉल्ट से बनता है। कि आप जिप्सम सॉल्ट की जो डाईहाइड्रेटेड शेड है, जिसमें वो नेचुरली आपके पास एनहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन एक डाईहाइड्रेटेड शेड भी होती है। उस डाईहाइड्रेटेड शेड को जब आप हीट करते हैं अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हाफ वाटर का मॉलिक्यूल बचता है और 3/2 वहाँ निकल जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? ये इक्वेशन लाजमी लिख लेना, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन है। क्लियर हो गई यहां तक बात सबको? जी सर। कोई परेशानी है किसी को, या मैं एक बात जल्दी से कर लूं? नो सर, परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है तो ये तो गलत बात है, परेशानी अगर किसी को भी नहीं है। हाफ मॉलिक्यूल कैसे आ सकता है किसी चीज में? आता है हाफ मॉलिक्यूल कभी भी? कभी किसी चीज में देखा हाफ मॉलिक्यूल लगा हुआ? हाफ मॉलिक्यूल तो होता ही नहीं है। आपसे जब भी पेपर में डिस्कस किया जाए या आपसे बात हो, क्वेश्चन को मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करेंगे बैलेंस करने के लिए? सबर सबर मेरे बेटे, सबर तो लो। अगर आपको इक्वेशन के अलावा, इक्वेशन तो यही है, इक्वेशन तो यही है। अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई आप एक जनरल फॉर्मूला बताइए, सो दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वे टू राइट एन इक्वेशन, आप बोलेंगे भाई कोई मसला नहीं है, ये रहा ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, ये रहा। 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ 1 वाटर लगा दो, 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ 1 वाटर लगा दो, वही पूरा फॉर्मूला है। बस मैंने उसको डबल कर दिया। डबल करने की सूरत में क्या हुआ? मेरे पास आसानी ये चीज बनकर तैयार हो गई। बात यहां तक क्लियर है? सेम फॉर्मूला है, बस मैंने क्या कर दिया, इसको डबल कर दिया। क्या कर दिया मैंने? इसको डबल। सर। हाँ बेटा बोलो। सर जो इक्वेशन है उसमें हमने डाईहाइड्रेट फॉर्म ली है ना जिप्सम सॉल्ट सही, की, तो उसमें बिल्कुल। वाटर। मैंने पूरी बात नहीं सुनी, कस्मा। डाईहाइड्रेटेड फॉर्म तो ली है